गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया था हिस्ट्री का, ओके, जिसमें कि हमने जो पोस्ट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 उसके बाद कैसे नेशन अवेक होना स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ओके। सो इसके साथ साथ हमने देखा था कि लाइक वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सत्यशोधक समाज, ब्राह्मण समाज, इन सब का ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हो गए, जिससे कि धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, मतलब पीपल्स आर इंटरेस्टेड टुवर्ड द पॉलिटिक्स, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी स्टैब्लिश होने से पहले और कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि स्टैब्लिश हुए। बाय द एंड ऑफ द 19th century, the peaceful political movements began in India. Educated Indians were aware of the economic and political subjugation. This class started to organize political activities. Okay, by the end of the 19th century, जितने भी educated peoples थे वो इंडिया की political as well as economical conditions को जानते थे, कैसे इंडियंस की political और economic conditions ड्रास्टिकली डाउन होती जा रही है, और जो भेदभाव इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो इंडियंस के साथ हो रहा है, इस वजह से इन जो एजुकेटेड क्लासेस के पीपल थे उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइज मूवमेंट वाज to establish representative organization, freedom of expression and thinking, and abolition of economic exploitation. अब इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मेन इंटेंशन ये था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ भी बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कुछ भी हमें एक्सप्रेस करना हो तो उसकी फ्रीडम मिले। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको अबॉलिश करवाए, मतलब उसको खत्म करवाए। दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन द डिमांड फॉर द फ्रीडम। और जैसे ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज इनिशियली जो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अब फ्रीडम के डिमांड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। दिस एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम बंगाल, मुंबई, मद्रास, वेयर ब्रिटिश राज वाज एस्टैब्लिश। और एक्टिविटीज कहां से स्टार्ट हुई? बंगाल, मुंबई और बंगाल से, जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टार्ट किया था। Now, after the struggle of 1857, the national awakening intensified and main political organization formed were पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में। मीन्स ये जो भी मैं आपको जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट रीजन्स में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1870 में पूर्ण सार्वजनिक सभा, फिर उसके बाद इंडियन लीग इन 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1876, Madras Mahajan Sabha 1884 and the Bombay Presidency Association in 1885. Okay, नाम से आपको पता है कि किन अदर रीजन्स पर ये पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, ओके, एंड डिफरेंट ईयर्स, ओके। The organization not only advocate their demands about local issues but also advocated national demands. अब इन ऑर्गेनाइजेशन ने केवल जो अपने रीजनल इश्यूज या लोकल इश्यूज ही नहीं रखे, बल्कि जो नेशन में जो इश्यूज चल रहे थे या जो डिमांड चल रही थी उसको भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखना स्टार्ट कर दिया। There was no organization at the national level. हालांकि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, नेशन लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। Surendranath Banerjee called a national convention of Indian Association in Kolkata in 1883, और उसी दौरान सुंदरनाथ बैनर्जी उन्होंने एक नेशनल मीटिंग बुलाई गई जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे उनके थ्रू, कहां पर? कोलकाता में इन 1883। वहां पर जब पहली कन्वेंशन हुई थी उसमें एटलीस्ट अबाउट 200 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए थे, ओके। फिर उसके बाद में इन्होंने 7 कन्वेंशन रखी गई 1885, 2 साल बाद कोलकाता में। This was a major step in the direction of forming a national organization in India. हाल इस इन दो कन्वेंशंस का मीन्स मोटिव क्या था कि कन्वेंशंस इसलिए बुलाई गई थी ताकि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर सके।
The objective of all this organization was to provide a common platform to all the organization and to address the problem and issues of the common good. Although the British government ignored the demands put up by the political organization, Indian newspaper gave a wide publicity to the demands. हालांकि ऑब्जेक्टिव ये था कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने जो डिफरेंट रीजन्स की बातें उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा देगी। हालांकि जो भी भले ही जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, इससे ब्रिटिशर्स ने इनको ज्यादा मतलब इनको ज्यादा इनकी जो डिमांड्स भले वो बताते थे पर उसको अनदेखा कर देते, उनको ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते थे। बट लेकिन जो न्यूज़पेपर होते थे इंडियन लोकल न्यूज़पेपर्स, वो इनकी डिमांड्स को पब्लिश करके उन्हें पब्लिसिटी मीन्स उन डिमांड्स की पब्लिसिटी कर देते थे। ओके, अब उसी दौरान उसमें एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन था जिसके कि ऑलमोस्ट बाय द टाइम ऑफ 1885 ऑलमोस्ट 60 ब्रांचेस ऑफ एसोसिएशंस थी ऑल ओवर द कंट्री। ओके, और इनके जो मेन मेंबर्स थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थे आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ओके, नाउ अभी तो हमने पढ़े रीजनल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे जो नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन द इयर्स 1870 to 1880. Okay, Indian people had become politically conscious, and by the year of 1885 there was a platform built for the establishment of political organization on a national basis. Like हमने थोड़े पहले ही पढ़ा कि 1870 में पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, पूर्ण सार्वजनिक सभा। तो कहीं ना कहीं 1870 to 1880 तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे। इसका मतलब ये था कि उस दौरान इंडियन पीपल जो थे वो काफी अवेयर हो गए थे मीन्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो गए थे। कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया था कि हम अपना एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सके बाय द ईयर 1885। Okay, the credit for giving a definite structure to all the Indian organization goes to retired British officer A.O. Hume. अब इसे एक डेफिनेट स्ट्रक्चर को बनाने का पूरा क्रेडिट है, मतलब कि ऑर्गेनाइज इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश करवाने में या एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देने में सबसे बड़ा हाथ था एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर का जो थे A.O. Hume. Okay, he was a liberal minded person. Hume had a feeling, a need for the political organization which would bridge the gap between the rulers and the people being ruled. Hume wanted the people to adopt the path of valid politics instead of violence and aggression. With the efforts of Mr. Hume, Indian National Union was formed. अब Hume एक ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जो कि इनका ये मानना था कि एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से बात कर सके, अपने डिमांड्स रख सके, अपनी बात रख सके, ना कि एग्रेसिव होके वायलेंस करके अपनी बात रखे। पॉलिटिकल लेवल पे अब बात रखना स्टार्ट करे जिससे कि बोथ रूलर्स एज वेल एज द रूल्ड वंस, यानी कि जो प्रजा और जो राजा जो भी हम पे रूल करता है उसमें कम्युनिकेशन बना रहे। ओके, अब अगर वायलेंस एंड एग्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है और ऑब्वियसली बात है वायलेंस बढ़ेगा तो कोई मतलब एक तरीके से कोई भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सो ये मिस्टर ह्यूम ने उनके एफर्ट से उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन को फॉर्म किया। Hume obtained the permission from Lord Ruthven to convene a meeting of the Indian National Union between the 25th of December to 31st December in पुणे। अब ह्यूम ने लॉर्ड रैफिन से परमिशन लेके एक मीटिंग करवाई जाए बिटवीन द इंडियन नेशनल यूनियन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, जो कि 25th of December से 31st of December तक शेड्यूल की गई थी इन पुणे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग वॉज टू एक्विटेंड द वर्क फोर्स विथ वन अनदर विच वॉज वर्किंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। अब इस मीटिंग को रखने का जो मेन इंटेंशन ये था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करें और कहीं ना कहीं नेशन को डेवलप करने की बातें करें। इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल एजेंडाज हैं डेवलपमेंट के, अपनी जो डिमांड्स रखनी है वो वहां पर उस मीटिंग के थ्रू रख सकें। ओके, although the place of convention was decided to be Pune, the venue was changed to Mumbai in the last minute. हालांकि पुणे को डिसाइड किया गया था वेन्यू जहां पर ये मीटिंग रखनी थी, पर लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस वेन्यू को शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था। द कन्वेंशन वाज हेल्ड ऑन मुंबई ऑन 20th of December 1885
और जो ये मीटिंग जो हेल्ड हुई थी मुंबई में वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, जहां पर कहां पर हुई थी, इन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। At the suggestion of Sir Hume, the meeting was named the Indian National Congress. Okay, और सजेशन ये दिया था A.O. Hume ने कि इस मीटिंग का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाए, और इसी वजह से और इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। There were 72 representatives in this convention of the Indian National Congress. Okay, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में 72 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, जिसमें कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी प्रेसिडेंट थे इस कन्वेंशन के। ओके, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इस कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ा। हिस्टोरियंस बिलीव दैट द डायरेक्शन from British government, Hume and his colleague has founded Indian National Congress as a protective shield for British government. अब हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ह्यूम ने हेल्प क्यों करी इतना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये सब किसके थ्रू करवाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ह्यूम के थ्रू करवाया था, कि ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन सके, ताकि प्रोटेक्टिव शील्ड बन सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ताकि पीपल जो है वो अग्रेसिव ना हो। ओके, एग्रेसिव ना करे, एग्रेशन ना दिखाए, ना ही वायलेंस करे। और इंडियन नेशनल फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली बात है नॉन वायलेंस और पॉलिटिकल डिस्कशंस के थ्रू ही बातें होंगी, तो पॉलिटिकल वायलेंस ना हो, इस वजह से ब्रिटिशर्स से चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म है, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो नेशनल लेवल पे। Hume did not want the people to adopt the violent and aggressive measures to register their discontent and anger against the British rule। और ह्यूम का उद्देश्य भी यही था कि जो पीपल्स हैं वो एंगर वायलेंस का सहारा ना लेते हुए अपना जो डिसकंटेंट है, या हम ये बोल सकते हैं अपना एंगर जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट दिखाना चाहते हैं, वो वायलेंस के थ्रू ना दिखाएं। Hume wanted encourage people to take legislative part to protest, like appeal, memorandum, delegation to influence the British government in order to fulfill their demand। और वो चाहते थे कि पीपल कैसा पाथ को अपनाएं कि जहां पर वो प्रोटेस्ट करें, अपील करें, मूवमेंट्स करें, या फिर जो भी लिखित रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट शिकायत करें। ओके, The leaders of the Congress accepted the leadership of A.O. Hume in the foundation of Indian National Congress because they were not in the position of having an open conflict with the British government in the existing circumstances। अब जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने A.O. Hume की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस पोजिशन में नहीं थे कि वो उस टाइम पर, मतलब इन 1885 वो उस पोजीशन में नहीं थे कि एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट कर सके विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस दिस वाज मोर सेंसिबल टू कोऑपरेट विद ह्यूम। और कहीं ना कहीं जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको यही लगा कि अभी A.O. ह्यूम की बात मानना ही सेंसिबल है। ओके, इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर इन दे कुड डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, ताकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सके जहां पर वो अपने कंट्री की जितनी प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू डिस्कस कर सके। The national movements of those times, nationalist feelings, rationalness among all the classes of people, disillusionment of Indians from British Liberal Party, and a need felt by the different political organizations to have a centralized political forum were the main reason for the establishment of the Indian National Congress। Indian National Congress का एस्टैब्लिशमेंट होने में बहुत सारे डिफरेंट रीजन थे, लाइक नेशनलिस्टिक फीलिंग, ओके, देश के प्रति जो फीलिंग आना, उसके साथ साथ जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल जो थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे, इस वजह से भी। फिर इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज होती थी, जो उनकी रूल करने की जो तरीका होता था, उसमें इंडियंस को वो लगता था, मीन्स बेकार लगता था कि लाइक कहीं ना कहीं सिर्फ इल्यूजन दिखाते हैं कि हम इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं, बट लेकिन हम इंडियंस का फायदा ना करते हुए केवल अपना फायदा करते हैं। ओके, तो इस वजह से जो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज्ड या फिर नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और इसी वजह से
इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। देयरफॉर सम स्कॉलर्स ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस। और कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं एक नेशनल अवेयरनेस थी कि कहीं जिस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। So the first president of the Indian National Congress was व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि उन्होंने 1885 में जब फर्स्ट कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ था उसमें उन्होंने रखे थे अपने सब्जेक्टिव्स। तो आइए जानते हैं। टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेंटेंसी अमंग पीपल हु वर्क एंथुसियास्टिकली फॉर द कंट्री। एक तरीके से फ्रेंडशिप बढ़ाई जाए ऐसे पीपल्स के साथ जो कि देश के प्रति बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, सॉरी मुझे अभी वो वर्ड आ नहीं रहा है, एक अच्छे नियत से काम कर सके देश के प्रति। ओके, सेकंड टू इरेडिकेट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स एंड रिमूव द प्रेजुडिस थ्रू फ्रेंडशिप एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू डेवलप यूनिटी एंड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स which were developed during the administrative regime of the Lord Ripon। इसके साथ साथ जो भी डिफरेंसेस है ऑन द जो उस समय इंडियंस के बीच में जो डिफरेंसेस थे बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजियन या डिफरेंट रीजन्स की, वो रीजन्स है, वो बंगाल रीजन्स है, वो हम बॉम्बे रीजन्स हैं, तो इन जो डिफरेंसेस जो आती थी कम्युनिटीज के बीच में, इसको खत्म कर सकें आप। एक तरीके से जो प्रेजुडाइज होता है, प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि पहले से ही हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या उस पर्टिकुलर रीजन के व्यक्ति के लिए या उस कास्ट के पीपल्स के लिए हम पहले से ही अपने मन में एक थिंकिंग बना लेते हैं, प्री माइंडेड, भले हम उससे मिले हो या ना मिले हो, हमारे मन में पहले से ही किसी पर्सन के बारे में जो विचार आते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजुडाइज। तो जो भी प्रेजुडाइज थे उसको एलिमिनेट करना और एक तरीके से फ्रेंडशिप बढ़ाना ताकि हम पीपल्स तक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को डेवलप कर सकें। टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्पररी एंड द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मैच्योर इंडिविजुअल्स थ्रू अ केयरफुल एंड डिटेल्ड डिस्कशन। कहीं ना कहीं जो डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में देश चलता आ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली, जब जिससे इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो उन प्रॉब्लम्स को एक ऑब्वियसली बात है कि एजुकेटेड पर्सन ही रिजॉल्व कर पाएंगे। तो जो इतने भी एजुकेटेड पर्सन थे, मैच्योर्ड इंडियंस थे, इंडिविजुअल्स थे, वो यहाँ पे केयरफुली इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। ओके, एंड टू चार्ट अ प्रोग्राम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पब्लिक गुड फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। उसके साथ साथ अगले 12 महीने तक हमें कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी है, इसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ताकि जो पहली कन्वेंशन हुई थी उसमें ये डिस्कस किए गए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।